जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति बच्चों? तो कलम से क्रांति। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन पढ़ाई चल रही होगी। सभी के मन में बहुत दिनों से, ठीक है ना, बहुत दिनों से था एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। तो एमसीक्यू का भी सीरीज हमने शुरू कर दिया, फिर दोबारा आपकी थियरी पे आएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। एमसीक्यू का सीरीज आज से आपका क्या है, स्टार्ट है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो सारे बच्चे एक एक करके कमेंट करके बताओ कि सभी को आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं हो रही। फटाफट तेजी से बताओ सारे बच्चे, सभी को वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है? फटाफट तेजी से बताएं सारे बच्चे, सभी को आवाज आ रही क्लियर? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर दे। बिल्कुल, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। आप लोग बस इतना बताइए, सभी को आवाज आ रहा है ना? फटाफट तेजी से बताएं सारे बच्चे। जी सर आ रहा, जी सर आ रहा, जी सर आ रहा, जी सर आ रहा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। राधे 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 बच्चों। चलो शुरू करते हैं क्लास को फटाफट। आईएएस बनने के लिए आपको सतत मेहनत करना चाहिए और हमेशा रेगुलरिटी आपकी होनी बहुत जरूरी है। रेगुलर क्लास करते रहना चाहिए। अगर क्लास बंक हो गया ना तो फिर दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी। तो क्लासेस कभी नहीं छोड़ना, चाहे ऑफलाइन होकर के देखो चाहे ऑनलाइन हमारे साथ देखो, वो मर्जी आपकी है, ठीक, लेकिन देखो जरूर। तो रेगुलर क्लास बना के रखो। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से, एक एक करके एक एक सवाल हम आपको देखते चलेंगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है, ठीक, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो वो तो सारे बच्चे जानते हैं कैसे कैसे डाउनलोड करना। फीचर्स इनके फटाफट तेजी से बता दें। और उसके बाद में लाइव आपके इसमें क्या मिलेंगे, तो बहुत सारे फीचर, ऑल इन वन लाइव पेड कोर्स मिलेगा आपको, फ्री सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्विजेस मिलेंगे, रिपोर्ट मिलेंगे, जॉब अलर्ट मिलेगा, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, सब कुछ यहीं पे मिलेगा आपको। पूरे भारत में कोई भी जो है एप्लीकेशन में आपको प्रीवियस ईयर नहीं देता, यहां पर सब फ्री है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस मिलेंगी, फ्री फुल लेंथ वाइज सेक्शनल वाइज आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगा, टेस्ट दोगे उसका रिपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा फ्री एग्जाम वाइज प्रैक्टिस और कोडिंग जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। इसके अलावा डेली वीकली मंथली करंट अफेयर्स भी आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो है ना ऑल इन वन, बेहतरीन ऐप है, डाउनलोड करो और पूरी सुविधाओं का लाभ उठाओ। ठीक, सारे बच्चे इसको जल्दी से सबसे पहले ही डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करोगे, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, एग्जामपुर लिखोगे, डाउनलोड मारोगे फटाफट तेजी से, इस तरह का लोगो बन के आएगा और तुरंत ओपन करोगे और यहाँ पर रजिस्टर करोगे और सारी सुविधाओं का बेहतरीन ढंग से फायदा उठाओगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो गया है। हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे, एक पॉइंट जान लो, हर तरह के सवाल रखेंगे और जो है थोड़ा थोड़ा देखो। पहले भाई देखो, दो तरह के सवाल रखेंगे आपको। पहले प्यार से मॉडरेट में लाएंगे, मॉडरेट भी रहेंगे, फिर उसके बाद टफ भी रहेंगे, हार्ड भी रहेंगे, ठीक, नॉर्मल भी रहेंगे, मतलब सामान्य क्वेश्चन भी रहेंगे। तो सब तरह के सवाल रहेंगे, ऐसा नहीं, ठीक, आपको इजी सब तरह के सवाल कराएंगे एनसीईआरटी में, ठीक। उसके बाद फिर आपकी जिस चैप्टर पे छोड़ा हम लोगों ने, चैप्टर 3 पढ़ा है, चैप्टर 2 पढ़ा है, उसके बाद चैप्टर 3 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। 2-4 जितने भी एमसीक्यू उसको करेंगे, उसके बाद फिर से दोबारा चैप्टर कर जाएंगे, ठीक। तो सभी लोगों को टेंशन नहीं लेना, मस्त होकर के सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो अब क्वेश्चन आंसर पे ध्यान रखो। शिकारियों और मछली को देखो दोनों भाषाओं में हमने ट्रांसलेट कराया, ताकि जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं जिनका मीडियम इंग्लिश है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं कि भाई सर पीपीटी तो आप इंग्लिश में भी समझा देते हो, बोल भी इंग्लिश में भी देते हो, यहां पर हम लोगों को एमसीक्यू इंग्लिश में भी चाहिए, तो दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। शिकारी मछली पकड़ने वाले आदि के अभिलेखों का पता लगाने में क्या हमारी मदद करती है? क्या मदद करती है भाई, कि भाई इनका शिकारियों को, मछली पकड़ने वाले को, मछली पकड़ने वाले आदि अभिलेखों से हमें क्या पता चलता है? आदि के अभिलेखों का पता लगाने में क्या बातें हमारी मदद करती है? कौन सा मदद करता है? व्हाट इज द हेल्प अस टू फाइंड रिकॉर्ड ऑफ द हंटर, फिशिंग फोक, इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? तो हमें क्या पता चलता है, ठीक है ना? कौन सा डिपार्टमेंट बताता है? कौन सा अभिलेखों का पता लगाने में कौन सा विभाग करता है? पुरातत्व होता है, ज्योतिष होता है, या जीव विज्ञान होता है, या ऑल ऑफ होता है? तो क्या कहलाएगा? सभी का आंसर है विकास मलिक, बेहतरीन बढ़िया आंसर बच्चा। सॉरी, समीर मलिक, विकास राय, हर्षिता, अमर सोनी, अर्पिता, सभी का आंसर। अनूप, नेहा, प्रियंका, आरती, बेहतरीन बच्चे, आंसर सारे बच्चों का।
क्या तो पुरातत्व विभाग, यानी क्या तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बेहतरीन आंसर सारे बच्चों का, आर्कियोलॉजिकल। लो और बढ़िया से पुरातत्व। देखो भाई यहाँ पर दो शब्द है, पूरा। पूरा का मतलब होता है क्या, प्राचीन, प्राचीन। और तत्व का मतलब होता है कोई भी तत्व, वस्तु वगैरह, तत्व वगैरह। ठीक, अब इसके जो अध्ययन करने वाले कहलाते हैं, इसके बताया पूरा डिटेल में, समझाया, कुछ नहीं छोड़ा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा हूं। ये नहीं कह सकते हो कि सर ने ये नहीं पढ़ा, सब कढ़ाया हूं। इसके अध्ययन करने वालों को क्या कहलाया जाता है, तो पुरातत्वविद कहलाते हैं। क्या, तो पुरातत्व और क्या, तो विद। विद, पूरा का मतलब हो गया प्राचीन, तत्व का मतलब तथ्य हो गया, विद का मतलब हो गया क्या, तो ज्ञानी, यानी ज्ञान या ज्ञानी। ठीक है ना, तो पुरातत्वविद कहलाती है, मतलब प्राचीन वस्तुओं के ज्ञान करने वाले को कहते हैं पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल। जैसे कहते हैं ना, पुरातत्व विभाग के जनक भारत में किसे माना जाता, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का। तो पुरानी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई, When did agriculture started? मतलब बहुत आसान है, कृषि की शुरुआत कब हुई थी, बताओ भाई कब हुई थी। 4700 years ago, 2500 years ago, 8000 years ago, 55,000 years ago, मतलब 47 साल पहले, 25 साल पहले, 8000 साल पहले, या 5500 साल पहले। तो बताओ फटाफट तेजी से, बताओ। आंसर बताओ सारे बच्चे, आंसर बताओ। बाजीराव गिरफ्तार, आंसर बताओ सारे लोग। आर्यन कह रहे हैं गुरुजी सी आंसर, कुछ लोग 25,000 नहीं है बेटा, 2500 है। ये खेती कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत का मतलब हो गया पूरे महाद्वीप की, भारत की बात नहीं हो रही है, ये पूरे महाद्वीप की। 8000 BC, मतलब यहां पर ये अभी से नहीं घटाना है, मतलब किस ईयर्स पहले शुरुआत हुई थी। तो शाम को कहां से, तो मेहरगढ़ से। कहां पर, तो मेहरगढ़ से कृषि की शुरुआत हुई थी। कहां पर, तो मेहरगढ़। कहां पर है मेहरगढ़, बताओ। मेहरगढ़ में पहली बार खेती की शुरुआत हुई। अब यहां पर आप लोग फंस जाते हो, क्या फंस जाते हो कि बच्चे 250 साल बाद मार करते थे। तो यहां पर क्वेश्चन सेम हमने उठाए जो आपके एग्जाम में पूछा गया, इसमें आपका 2500 साल पहले नहीं मार्क करना, ठीक है ना। उसके पहले तो हड़प्पा काल याद आता है। मेहरगढ़ पहले आता है कि हड़प्पा पहले आता है, 8000 साल पहले मेहरगढ़ बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते समय ध्यान रखना कि 8000 ईयर्स पहले आपको मार्क करना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन 2500 नहीं मार्क करना, ठीक, 2500 नहीं मार्क करना, ठीक। तो कृषि आप लोग हड़प्पा मार्क कर रहे हो, हड़प्पा। अरे नवपाषाण काल तो उससे पहले था, नवपाषाण काल भी है कि नहीं है। अरे भाई मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, नवपाषाण काल के बहुत सारे स्थल, चिराद है, मेहरगढ़ है, तमाम काल सारे लोग हैं। खेती की शुरुआत पहली बार कहां पर हुई थी, आप लोग तो ये हड़प्पा काल की बातें कर रहे हो ना। तो हड़प्पा काल में क्या था, हड़प्पा काल में तो नगर बन गए थे, तो कैसे 250 साल पहले कह रहे हो। ठीक, ध्यान से देखा करो क्वेश्चन। 8,000 साल पहले मेहरगढ़ में, जो कहां पर है, पाकिस्तान में। और पहली फसल क्या उपजाई गई थी, बताओ पहली फसल क्या उपजाई गई थी, पहली फसल क्या उपजाई गई थी। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राजस्थान की राधा। हालांकि हमने ये क्वेश्चन थोड़ा पहले ले लिया है, भक्ति आंदोलन से पहले। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ज्यादा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, बताओ भाई। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, किसे राजस्थान की राधा, ठीक। गौरी देवी को, समन बाई को, मीराबाई को, करमट बाई को, राजस्थान की राधा। ठीक, ये भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन है। हालांकि आप जो लेंगे आपके पढ़ाया हुआ ही लेंगे, 6-7 से लेंगे। तो राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, बताओ भाई। राधा किसे कहते हैं, राधा कौन थी, तो राधा किसकी प्रेमिका थी, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। अब ऐसे आइडिया लगा लो, देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा नहीं जल्दी, तो ध्यान रखना, रिलेट कर लो। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी तो कृष्ण की, अब मिला लो कृष्ण की प्रेमिका इसमें कौन होंगी, तो कृष्ण की प्रेमिका आपकी कौन हो जाएगी, तो मीराबाई। और ये राजस्थान से ही रिलेटेड थी। तो राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, मीराबाई को। बहुत बढ़िया बेटा अर्पिता, जो 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 बहुत बढ़िया बच्चों। सी आंसर सारे बच्चों का, अनुराग, प्रियंका, रानू, रमी, रेशमा, सभी का आंसर बढ़िया। आज तो सारे बच्चे अपने सही सही नाम लिखे हैं। आज तो कोई भी वो सब नहीं दिख रहा, भूत प्रेत वाला नाम नहीं दिख रहा, सारे बच्चे अपना ओरिजिनल नाम लिखे हैं। क्या बात है,
लग रहा सारे बच्चे यूपीएससी चैनल पे सुधर गए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही होना चाहिए, अपनी खुद की पहचान बनाओ यार, अपना खुद का नाम रखो, जो नाम हो नाम रखो, ठीक है ना। गोलू मोलू रख के आने से कोई फायदा नहीं, अपना रियल नेम रखो, रियल नेम से जाने जाओ। तो राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट देखिए से। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ क्या कहलाता है? व्हाट इज प्रदक्षिणा पथ? ये आपको मैंने बता दिया। प्लेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, माउंट सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूप, प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी इज इंस्टॉल्ड, मतलब रखा जाता है। मंदिरों में जगह जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उसे क्या उसे कहते थे? माउंट। माउंट का मतलब होता है टीला, ठीक है, टीला। तो टीला कहते हैं, माउंट का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना डेड, माउंट ऑफ डेड, तो मृतकों का टीला। माउंट का मतलब होता है क्या? टीला। दूसरा यहां पर ध्यान रखना, प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर का गोलाकार पथ, वह स्थान जहां देवता की प्रतिमा रखी जाती है। बताओ इसका आंसर। ठीक, चलिए बताए सारे बच्चे फटाफट तेज से। तो देखो ध्यान से देखो, यहां पर प्रदक्षिणा पथ, यह आपका अगर स्तूप हो जाए, स्तूप हो जाए, स्तूप हो जाए, तो इसके चारों तरफ जो ऐसे सर्कुलर पाथ बना होता है, सर्कुलर पाथ ऐसे यहां पर जो बना होता है स्तूप के बीच में, यहां पर, ठीक है ना। ये स्तूप हो जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका स्तूप हो जाए, तो स्तूप के जो बीच वाला पार्ट होता है, स्तूप के इधर में जो ऐसे घूमने के लिए बना होता है, इसे कहते हैं क्या? तो प्रदक्षिणा पथ, इसे कहते हैं क्या? प्रदक्षिणा पथ। सभी के आंसर बेहतरीन होंगे, उम्मीद करता हूं सभी के 100% सी। वेरी गुड बेटा, डीएन बघेल, ठीक है। चलिए सभी के आंसर बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो गया। कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का, ये शायद पढ़ा दिया हमने। कागज यानी पेपर का आविष्कार किसने किया? काइलून ने, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने, फॉक्सियान ने, नन ऑफ दिस। काइलून ने, काइलून या कैलून मिले कोई दिक्कत नहीं, आर्यभट्ट ने, फॉक्सियन ने, इनमें से कोई नहीं। तो कागज की खोज किसने की थी? बताना, बहुत प्यारा सवाल है। कागज की खोज किसने की थी? बहुत प्यारा सवाल है। हु डिस्कवर, किसने कागज का आविष्कार किया था? देखो कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? तो चीन में। बहुत दिनों तक चीन वालों ने इसे गुप्त रखा, बहुत दिनों तक इसमें चीन वालों ने गुप्त रखा। और याद करो मैंने पढ़ाया है कि पीट पीट करके क्या करते थे? पेड़ की छाल होती थी, अन्य सारी चीजों को पीट पीट करके खूब बढ़िया सा उसे पहले भिगोया जाता था, भिगो करके उसे नॉर्मल किया जाता था, फिर उसे पीट पीट करके फिर दबा करके रखा जाता था, फिर उसे सुखा दिया जाता था और उस कागज बढ़िया सा तैयार होकर के रेडी हो जाता था। तो आंसर क्या होगा? काइलून। कौन होगा? तो काइलून। काइलून ने चाइना में खोजा था किसका? तो कागज का। और बाद में पूरे संसार में बढ़ना शुरू हो जाता, तो चीन में खोजा गया था, काइलून ने खोजा था कागज। अगले पॉइंट पे आते हैं। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां हैं। पुराणों में द पुराण्स कंटेन स्टोरी अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस सच एज। पुराणों में देवी देवताओं की कहानी है। देवी देवताओं की, कौन से देवी देवताओं की पुराणों में कहानी है? विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा या पार्वती? गणेश जी का है, शिव जी का है, गुरु नानक जी का, या देव का या पार्वती जी का? गणेश जी का, शिव, दुर्गा, गुरु नानक देव का, ठीक है ना। विष्णु जी का, शिव जी का, दुर्गा जी का, गणेश जी का। तो देखो दो तो आपका वैसे ही निकल गया भैया, इसमें दो तो आपका पहले ही बार हो गया, दो तो आपका पहले ही बार हो गए, क्योंकि गुरु नानक तो पुराण में है नहीं, तो ये तो आपके वैसे ही बार हो गए। दो आंसर तो हम ही बार कर देंगे। चलो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं, दो तो हमने बार कर। अब बताओ, विष्णु, शिव, दुर्गा, दुर्गा या पार्वती? दुर्गा या पार्वती? विष्णु, शिव, दुर्गा या गणेश? तो बताओ क्या आंसर होगा? ठीक है, क्या आंसर होगा? आपके एनसीईआरटी से सवाल है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर हमने टच ही नहीं किया। ठीक, तो क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया, एक क्रम से अमर सोनी, बढ़िया, निधि, बलराम वर्मा, वेरी गुड, दीपा, बढ़िया आंसर, सारस सिंह, वेरी गुड, सौरभ, बहुत बढ़िया बच्चों। तो विष्णु, शिव और कौन? तो दुर्गा, पार्वती, ये आपके राइट आंसर होगा पुराणों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट तेजी से। चलो अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7। अलवार संत, अलवार संत, हालांकि क्वेश्चन हमने फ्यूचरिस्टिक ले लिया, पहले जो पढ़ाया नहीं है। अलवार संतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? जो एनसीईआरटी कहती है अलवार संतों की उत्पत्ति कहां से हुई थी? अलवार राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। तो देखो दक्षिण भारत में दो तरह के संत थे, एक थे अलवार और दूसरे क्या होंगे? तो नैनार, नैनार, और एक होंगे क्या? तो अलवार। अब नैनार हो गए और कौन? तो अलवार। अब बताओ भाई अलवार कौन से संत होते, कौन से भगवान की पूजा करते थे? इनके भगवान कौन थे?
और इनके भगवान कौन थे? बताओ भाई, अलवार कौन से संत थे? अलवार कौन से संत थे? शिव जी को पूजा करते थे या विष्णु जी की पूजा करते थे? बहुत प्यारा सा सवाल, बताओ सारे लोग कमेंट करके बताओ, अलवार लोग किसकी पूजा करते थे? बताओ। अच्छा, राजस्थान, कर्नाटक, चलो हम राजस्थान बाहर कर दे रहे हैं, और बताओ, राजस्थान बाहर कर देना। बहुत सारे बच्चों का ए आंसर आ रहा, तो राजस्थान बाहर कर दिया। पहले बताओ, किसी का कॉपी मत करो, अपने मन से जो आपका दिमाग कहे वही आंसर मार्क करो, किसी का कॉपी मत करो। आपकी अपनी खुद की पहचान होगी। जब आप आईएएस बनोगे ना, तो आपकी खुद की पहचान होगी, नीली बत्ती आपको मिलेगी, 10 लोग आपको सल्यूट करेंगे, आपकी क्लास के बच्चों को नहीं। किसी को फॉलो मत करो, अपने गुरु को फॉलो करो। हम लोग हैं फॉलो करने के लिए, ठीक ना? तमाम सारी जगह है, कहीं भी फॉलो करो, ठीक। हाँ बताओ बताओ भाई, फटाफट तेजी से। विष्णु 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 सभी का, सच्चिदानंद गौतम कह रहे गुरु जी विष्णु, और आंसर इसका होगा क्या? डी। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक। तो ये किससे? तो अलवार किससे? तो विष्णु जी से। और नैनार किससे है? तो नैनार किससे है? तो शिव जी से, शिव जी से, ठीक है ना? तो शिव जी से संबंधित है। और इनकी उत्पत्ति कहां हुई? तो तमिलनाडु। बढ़िया आंसर सारे बच्चों का। अब आंसर कुछ बच्चों का सही आया, अनूप कुमार डी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा अलग अलग। हाँ, अलवार गुरु जी बहुत बढ़िया, नैनार शिव जी से, अलवार विष्णु जी से। बहुत बढ़िया दीपक बेटा, बढ़िया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भीतरगांव, नाम सुना होगा सभी ने, भीतरगांव, जहां एक प्रारंभिक मंदिर पाया जाता है, किस राज्य में स्थित है? भीतरगांव, where an early temple is founded situated in the state of, मतलब भीतरगांव जो वहां पर एक प्रारंभिक मंदिर पाया जाता है, वो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो भीतरगांव, भीतरगांव कहां पर है भाई? तो भीतरगांव कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। यह गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित है। मंदिर हमने आपको सारे बताए हैं, तो गुप्ता डायनेस्टी का मंदिर है, भीतरगांव में संबंधित है। तो भीतरगांव का मंदिर, ठीक है ना? कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक। पीपीटी कट हो रही है, पीपीटी कट हो रही है। अच्छा, नीचे वाला नहीं आ रहा। पीपीटी छोटा तो हमें नहीं पता बेटा, छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी फुल्ली साइज ली गई है, ठीक है ना? फुल साइज ली गई, पीपीटी कट हो रही है, ठीक है। चलो अगली क्लास से थोड़ा सा इसको छोटा करा के लाएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। अभी ठीक है? हाँ चलिए, अब देखो, पुराण, पुराण कौन सी भाषा में लिखे? इसका आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी का गलत है तो समझ लो उसकी तैयारी करना बेकार है। अब हालांकि जरूरी नहीं है, कभी कभी नए नए बच्चे होते हैं, जानते भी नहीं है, सीख रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए लंबे समय से, उन्हें तो पुराण के बारे में पूरा पता होना चाहिए। हिंदी में, तमिल में, संस्कृत में या पाली में? बताओ पुराण कौन सी भाषा में? इसका आंसर तो सभी बच्चों का सही होगा, किसी का गलत होने की तो संभावना नहीं, ठीक है? गलत होगा तो फिर मामला खराब है, फिर तो विचार करना चाहिए, ठीक है ना? फिर तो विचार करना चाहिए आपको, अपनी तैयारी पर एक बार थिंकिंग करना चाहिए। अगर इसका आंसर किसी का गलत हो रहा तो सोचना चाहिए, ठीक है ना? और मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोचने का मतलब होगा नहीं छोड़ दे तैयारी, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, मेहनत करना चाहिए, थोड़ी सी और मेहनत करना चाहिए, ताकि इसका आंसर सभी का सही आ सके। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। संस्कृत भाषा, तो पुराणों की भाषा की बात कर लेते हैं, तो कौन सी? तो संस्कृत भाषा में, ठीक। और बातें कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा भाई? एक प्राचीन हिंदू मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा था? ठीक, एक प्राचीन हिंदू मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा था, जहां पर मुख्य देवता की छवि रखी जाती थी? कौन सा? What was the most important part of an ancient Hindu temple where the image of, या आइडल भी कर, इमेज की जगह यहां पर आइडल होना चाहिए था। चलो हम लिख दे रहे हैं आइडल, चीफ डेटी वाज प्लेस, जहां पर मुख्य देवता को रखा जाता था। तो प्लेस कौन सा होगा बताया, कौन सा प्लेस में मुख्य देवता को रखा जाता था? ठीक, पिछला का आंसर सभी ने संस्कृत किया है ना, पिछले का आंसर सभी का संस्कृत था ना। चलिए बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताओ भाई कौन सा? तो शिखर, मंडप, गर्भगृह, या मध्य भाग, या फिर मंडप, जो है मुंडक, कौन सा भाग होता था? चलो बताओ भाई कौन कौन सा? शिखर होता था, गर्भगृह होता था, या मध्यगृह या मुंडका? तो मंदिर के जहां पर मेन देवता होते, ये मंदिर हमने आपको बताया था, पूरा मंदिर बना करके समझाया था।
कि जहां पर मेन देवता होते हैं वहां पर कोई नहीं जाता, वहां पर पुरोहित होते हैं और जो मेन पूजा कराने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जो मेन पूजा कराने वाला मेन व्यक्ति होता था, राजा खास करके होते थे, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, तो बड़े बड़े लोग होते थे, उन्हें गर्भगृह कहते हैं। मतलब मेन अंदर में जो भगवान का पूजा होता था यहाँ पर, तो उसे गर्भगृह कहते थे। क्या? तो गर्भगृह अंदर में कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी भी भगवान की पूजा होती है तो यहाँ पर इसे गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गर्भगृह। ठीक, गर्भगृह। गर्भगृह के आगे वाला जो पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट, उसे मंडप कहते हैं। आगे वाला पार्ट जो होता है इसे मंडप कहते हैं। ठीक है, मंडप कहते हैं। और इसके ऊपर जो ऐसे बना होता है, याद करो क्लास जरा, इसके ऊपर जो ऐसे बना होता है उसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। शिखर, ठीक, शिखर कहते हैं। तो मंडप की बातें कर लेते हैं तो गर्भगृह को कहते हैं। किसे? तो गर्भगृह को, जहां मेन देवता रखे जाते हैं, भगवान की को रखी जाती है। ठीक है ना? ठीक, तो उसे कहते हैं क्या? तो गर्भगृह। ठीक, गर्भगृह कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। महाभारत के अनुसार कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध किया गया किस भाग पर अधिकार के लिए किया गया? आपको मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था, महाभारत जब पढ़ा रहा था, वैदिक काल में महाभारत समझा रहा था कि किस लिए युद्ध होते थे, कौरव पांडव क्यों लड़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू द महाभारत, द वॉर बिटवीन कौरव एंड पांडवास वाज फॉर टू कंट्रोल विच पार्ट? कौन से पार्ट पे कंट्रोल करने के लिए कौरव और पांडव युद्ध कर रहे थे? ठीक है ना? अरे पांडे जी, कोई तरीका नहीं है। चलिए तो आज तो सभी का आंसर आ गया होगा इसका, उम्मीद करते हैं। सारे बच्चों का हस्तिनापुर होगा, मुझे लगता है सारे लोग दुर्योधन से परिचय है कि हस्तिनापुर। कोई बात नहीं, दोनों लैंग्वेज में है ना, तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो यार मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? महाबलीपुरम ये होल भाई, देखो कंपलसरी इंग्लिश तो पास करना ध्यान समझो। आप लोग जब IAS की एग्जाम देने जाओगे, प्री तो पास कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मेंस जब पास करने जाओगे, मेंस में तो वहां पर इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर होता है। इंग्लिश, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना, उसका नंबर नहीं जुड़ता, उसका नंबर नहीं जुड़ता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता। तो इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर होता है, वो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है ना? थोड़ी बहुत तो इतना तो पढ़ ही सकते हो सारे बच्चे। चलिए अगले पॉइंट पे आते, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर याद कर लो, हस्तिनापुर में आपस में लोग युद्ध करते हैं, तो इतना तो आपको हर में थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्तूप का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द स्तूप मीन्स? स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला होता है, दौर होता है, लंबा होता है, लघु होता है, माउंड होता है, राउंड होता है, टाल होता है, शॉर्ट होता है। बताओ, प्यारा सा स्तूप। स्तूप का मतलब ही क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तूपा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तूपा? स्तूप का मतलब क्या हो गया? क्या मतलब होता है स्तूप का? बताएं, सारे लोग बताएं। यस सर, यस सर, बिल्कुल। थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा नहीं है तो थोड़ी बहुत तो मैनेज करो ही करो यार, थोड़ी बहुत तो मैनेज करो ही करो, क्या दिक्कत है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्तूप का मतलब हो गया टीला। कहते हैं ना, स्तूप का मतलब क्या? तो टीला। दौर तो होगा नहीं, लंबा लघु इनसे कोई मतलब ही नहीं। अरे लंबा किसी की लंबाई को बता, लघु का मतलब लघु टीला होता है। स्तूप का मतलब क्या हो गया? टीला। ऐसे बना होता है ना स्तूप, स्तूप का मतलब हो गया क्या? टीला। बाद में यहाँ पर छत्र, हर्मिका ये सब लगाए गए, ऐसे बना होता। तो स्तूप का अर्थ ही क्या होता है? टीला। क्या होता है? टीला। और स्तूप के अंदर जो रखा जाता, धातु मंजूसा रखा जाता, धातु मंजूसा। धातु मंजूसा, धातु मंजूसा के अंदर क्या रखा जाता है? किसी भिक्षु या भगवान बुद्ध, किसी भिक्षु या बुद्ध जी की अस्थि या उनसे संबंधित कोई वस्तु, या उनसे संबंधित कोई वस्तु रख दी जाती थी। किसके अंदर? तो इसी के अंदर। ऐसे एक छोटा सा बॉक्स रखते हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स नहीं होता प्लेन के अंदर, जब प्लेन क्रैश करते हैं तो ब्लैक बॉक्स होता है, तो यहां पर इसे छोटा सा रखा जाता है, अंदर में धातु मंजूसा उसको रखते हैं। जैसे कहते हैं खजाना, तो धातु मंजूसा खजाना नहीं बल्कि धातु मंजूसा रखा जाता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मंदिरों में जिनकी मूर्तियां की पूजा की जाती है वो भगवान और देवी कौन है?
हु आर द गॉड एंड गॉडेस हुज स्टैचू आर वर्शिप इन टेम्पल, किस देवी देवता की पूजा मंदिरों में की जाती है? तो इसका आंसर हम 1 सेकंड में, शिव, विष्णु, दुर्गा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। देखो भाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की भी वैसे पूजा की जाती है, लेकिन वो कांग्रेस वाले करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। तो देवी देवता में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, बस इन्हीं का नाम याद कर लो, शिव, विष्णु, दुर्गा जी की। ठीक, बाकी किसी की पूजा नहीं की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मणि मेखले, मणि मेखले की रचना किसने की थी भाई? मणि मेखले की रचना किसने की थी? ठीक है ना। तो मणि मेखले की रचना किसने की थी? संगम ने की थी, सत्यनार ने की थी, ठीक ना, सरथलाई ने की थी, संथानम ने की थी। मतलब किसने की थी? संगम ने की थी, सत्यनार ने की थी। आप सत्यनारी लिखा, सत्यनार इसको कर देना है, ठीक है ना। तो सत्यनार ने की थी, सरथलाई ने की थी, किसने की थी? मणि मेखले की रचना किसने की थी? तो मणि मेखले की रचना किसने की थी? चलिए फटाफट तेजी से बताया सारे बच्चे, जल्दी से बताया, बाजीराव की रफ्तार। ठीक, बढ़िया आंसर सारे बच्चों का। तो बताओ फटाफट तेजी से। तो सत्यनार, शीतले मणि में, संगम का बेटा रचना, हु कंपोज मणि मेखले, मणि मेखले की रचना किसने की थी? तो शीतले सत्यनार ने। मैंने आपको बताया था ना, शीतले सत्यनार ने की थी। तो किसने? तो शीतले सत्यनार ने, ठीक है ना, शीतले सत्यनार। यानी कौन? तो सत्यनार ने की थी। तो शीतले सत्यनार आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पहुंचते हैं। यहां पर एक डैश लाइन छोड़ी है। डैश लाइन का मतलब वो फिल आपको करना है, मतलब आपके अंदर कितनी नॉलेज है इसको आपको यहां पर फिल करना। तो फिल करके देखते हैं भाई। वीर पुरुषों, महिलाओं के बारे में भव्य लंबी रचनाएं हैं और इसमें देवताओं के बारे में कहानियां शामिल है। भाई देवताओं के बारे में कहानियां शामिल हैं। तो ये कौन सी किताब है? वेद है या किताबें हैं या शिलालेखों में पाई गई या महाकाव्य में पाई गई? मतलब एक डैश है। और ग्रैंड, मतलब ग्रैंड का मतलब हो गया भव्य, मतलब बड़ा, कहते हैं ग्रैंड पार्टी, भव्य पार्टी। तो भव्य। लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट द हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूडेड स्टोरी अबाउट गॉडेस, ठीक है ना। तो गॉडेस से संबंधित, देवियों से संबंधित स्टोरी को उसमें पाई जाती है। किसमें? तो वेदास में, वेदों में, बुक यानी किताबों में, इंस्क्रिप्शन में या एपिक में। तो ध्यान से समझो, अगर आप वेद में बात करोगे तो वेद में इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि किसी की वीरता की, वीर पुरुष की बातें हो रही, वीर पुरुष, वीरता की बातें इसमें नहीं मिलती है, ठीक है ना। और बुक की बातें करें तो बुक में कई सारी बुकें आ जाती है, तो इसे भी कंसीडर नहीं किया जाता। अभिलेखों में अशोक से संबंधित अभिलेख मिलते हैं, लेकिन देवी देवताओं की कहानियों के बारे में नहीं। बहुत बड़ी कहानी आप अभिलेख में नहीं लिख सकते हो, अभिलेख की भी एक लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा चीजें तो आप अभिलेख में नहीं लिख सकते। यहाँ बुक्स का मतलब हो गया तमाम सारे बुक्स, तो सारे बुक्स हो जाएंगे, तो उसको तो आप ऐड ही नहीं कर सकते। और लिखी जाती है बेसिकली किसमें? महाकाव्य। महाकाव्य में जैसे 2 महाकाव्य है, कौन? तो रामायण और कौन? तो महाभारत, ठीक, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत। तो यहां पर आपका होना चाहिए क्या? तो महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्यों में सारी चीजें पाई जाती है। किसमें? तो एपिक में, महाकाव्य में सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक, जो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसके पहले जान लो एनसीईआरटी मंत्रा बैच के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी मंत्रा बैच के बारे में अभी तक जो आपकी फीस चल रही थी 2399, ये खत्म हो चुकी है। फिर से आपको बता, ये देखो, ये जो फीस चल रही थी, ये आपकी जो फीस थी, ये हमने आपको बताई थी, ये फीस हमने आपको बताई थी, ये इसीलिए लगाया है कि एनसीईआरटी 50 खत्म हो चुका है, मतलब एनसीईआरटी 50 खत्म हो चुका है। अब ये क्या हो गया? 40 हो गया, ठीक। आपको बता रहे थे ना 7 सितंबर 12 बजे तक ले लो। अब इसकी फीस ये एंड हो चुकी है और ये फीस हो गई कितनी? तो 23,999। अब ये फीस दोबारा आपकी हो गई कितनी? तो 23,999, मतलब ये खत्म हो चुका है। और ये फीस हो गई कितनी? तो 23,999, ये आपकी नई फीस हो गई, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। और एनसीईआरटी मंत्रा बैच बेहतरीन बैच है, पेड कोर्स है पूरी तरह से, आपके एप्लीकेशन पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होती है, उसमें टॉपिक वाइज बेहतरीन क्लास चलता है उसमें। तो ये सारी की सारी चीजें चलती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, एग्जामपुर का एप्लीकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये भी जान लो दोबारा, ठीक। इसमें लाइव पेड कोर्स, जो पेड आपके कोर्स मिलेंगे, लाइव जो पेड कोर्सेज के विद टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्विजेस मिलेंगे, जॉब अलर्ट मिलेगा, ऑल इन वन जॉब अलर्ट मिलेगा, फ्री जॉब अलर्ट, ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्कॉलरशिप भी आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस मिलेंगे,
इसके बाद बात कर लेते हैं फुल लेंथ, जो आपको फ्री फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट आपका मिलेगा विथ रिपोर्ट कार्ड। फ्री आपको मिलेंगे क्या, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टडी मटेरियल में, करंट अफेयर्स में आपको डेली मंथली वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे। लास्ट आपका प्रैक्टिस सेशन है, इसमें मिलेगा आपको पूरा अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक, ये इसमें मिलता आपको रहेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, कैसे डाउनलोड करें। अगर आपको जो है मंत्रा बैच कुछ भी ऐसा परचेज करना तो कैसे, ठीक, तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एग्जामपुर आपको लिखना है और तुरंत इसको क्या करना, फटाफट देखो यहां पर इंस्टॉल करना है, देन ओपन करना है, देन रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? When did the use of iron being in सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये पूरे महाद्वीप की बात कर रहा है, मतलब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सब जगह की बातें कर रहा है। महाद्वीप, उपमहाद्वीप की बातें कर, उपमहाद्वीप, ठीक है ना। लगभग 3000 साल पहले, लगभग 6000 साल पहले, लगभग 9000 साल पहले, लगभग 12000 साल पहले। तो बताओ भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक, सभी लोग बताएं फटाफट, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कहां पर हुआ था? बताएं आप लोग, सारे बच्चे आंसर करके बताएं, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कहां पर किया गया था? सारे बच्चे बताएं, जल्दी बताएं, बताएं, सारे बच्चे बताएं। देखो किसी का आंसर आ रहा है, दंसिका, दंसिका आंसर कर रही हैं जो है ए आंसर, बहुत बढ़िया बच्चे। रतन, रतन का आंसर आ रहा है ए। पूजा यादव, आर्या मौर्य, ठीक है, सभी के आंसर आ रहा है ए। नैन्सी, ठीक है, रेशमा खान, अंकिता सिसोदिया, राज सोनकर, आरती बिंद, 6 आंसर दे रही है। मोहित साचान, बढ़िया बच्चों। तो राइट आंसर आपका होगा कितना, तो 3000 ईयर्स एगो, मतलब 3000 साल पहले जो है लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में होना शुरू हो गया। ठीक, लगभग 3000 साल पहले। अगले पॉइंट पे आते हैं, प्राचीन काल में सिंचाई की क्या विधि थी? कैसे लोग सिंचाई करते थे प्राचीन काल में, ठीक है ना। तो कैनल से। व्हाट वाज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन एंशिएंट टाइम? इरिगेशन का मेथड प्राचीन काल में कैसा था? तो कैनल से, नहरों से, वेल्स से, यानी वेल्स का मतलब हो गया क्या, तो कुएं से, कुएं से, ठीक है ना, कुएं से हो गया। टैंक, टैंक का मतलब हो गया क्या, तो तालाब से, या ऑल ऑफ दीज, यानी सभी से। तो बताओ प्राचीन काल में लोग कैसे सिंचाई करते थे, बताए। सभी के आंसर आ जाने चाहिए। देखो नहर भी बनने प्राचीन, यहां प्राचीन काल की बात कर रहा है। प्राचीन काल का मतलब हो गया क्या, तो प्राचीन काल मतलब सारा इसी में आ जाएगा, सारा इसी में आ जाएगा। गुप्ता भी आ जाएगा, इसी में आपका मौर्य भी आ जाएगा, इसी में आपका साउथ इंडिया भी आ जाएगा। तो साउथ इंडिया में पहले से ही नहर भर बनने शुरू हो गए थे, तो नहर भी बनने शुरू हो गए थे, तालाब भी, कुएं भी, ये सब बनने शुरू हो गए थे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी आंसर आपके सही। प्राचीन काल याद दे रहा, पाषाण काल नहीं देना, प्राचीन काल की बातें यहां पर कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास की किताब मेघदूतम का विषय संबंधित है, यह आपके यूपीएससी में क्वेश्चन रह चुका है। मेघदूतम का विषय क्या है? सब्जेक्ट ऑफ मेघदूतम इज रिलेटेड टू, क्या है भाई, अ स्टोरी ऑफ किंग एंड इट्स वॉर, एक राजा और उनके युद्ध की कहानी है। अ स्टोरी ऑफ वॉर एंड इंडियन वॉरियर्स, मतलब एक, पहला पॉइंट, एक राजा और उसके युद्ध की कहानी, भारतीय योद्धा की कहानी है। अ स्टोरी ऑफ इंडियन वॉरियर्स, ठीक, बिछड़े हुए प्रेमियों की कहानी है। स्टोरी ऑफ लवर्स हु आर सेपरेटेड, ठीक है ना, पूजा की एक कहानी है, मतलब एक वर्शिप की कहानी है। मतलब क्या इसमें कहानी है, मेघदूतम की कहानी। मेघदूतम में महाकवि कालिदास की एक किताब है। पहला पॉइंट, किसके द्वारा लिखी गई, तो कालिदास की किताब है, कालिदास की किताब है ये। जो कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, यानी कि आप तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहे जाने वाले कालिदास। ये कालिदास ने टोटल 7 किताबें मैंने आपको लिखवाई है पूरा डिटेल में। सारों 7 किताब कालिदास ने लिखी है, सारा कहानी भी सुना है। तो इनकी कौन सी चीज से रिलेटेड है कालिदास की,
ठीक है, राजा और युद्ध युद्धों की कहानी या बिछड़े हुए प्रेमी और भारतीय योद्धाओं। देखिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक, तानवी सिंह सी आंसर, हर्षिता सी आंसर, अमर सोनी सी आंसर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बच्चे, ये 2-3 बच्चों के लगातार आंसर। प्रखर मिश्रा, ठीक, हाँ बढ़िया आंसर सभी के। निधि यादव, आरती बिंद, अमर सोनी, इन सबके सी आंसर आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे। ए कैसे बेटा, युद्ध तो हमने बताया नहीं। मेघ का मतलब होता है बादल, दूत का मतलब होता मैसेंजर। जब दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं, ध्यान समझना, दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं, मान लो एक प्रेमी हो लखनऊ में थोड़ी देर के लिए, एक प्रेमी कहीं हो लखनऊ में, और जो एक प्रेमी मतलब प्रेमी मान लो कहां पर, लखनऊ में, और उसकी प्रेमिका कहां हो, पटना में। थोड़ी देर के जस्ट एग्जाम्पल, उनकी प्रेमिका कहा हो तो पटना में। देखो किसी का भावना को ठेस पहुंचाना नहीं कि प्रेमिका गुरुजी, प्रेमी लखनऊ में कर सकते थे, प्रेमिका, ठीक है ना, मान लो कोई देर थोड़ी देर के लिए कि पटना से एक लड़का आया लखनऊ काम कर, ठीक, यहाँ की एक लड़की है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, गर्ल्स, और यहाँ के कौन है तो बॉयज, लड़का, ठीक है ना, यहाँ पर बॉय। अब इन दोनों के प्रेम की कहानी, ये दोनों क्या करते हैं, बादलों से मैसेज भेजते हैं। मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, और दूत का मतलब दूत, तो बादलों से अपने संदेश को भेजते हैं, उसे कहते हैं मेघदूतम। बढ़िया किताब है, बड़ी बेहतरीन किताब है, कालिदास ने बहुत अच्छे से लिखा, एक बार पढ़ना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। तो बादलों से मैसेंजर का काम, कहते ना, जैसे कहते ना, उड़ जा डाकिए मेरे कबूतर, तू है सबसे बेहतर, कहता ना, खत पहुंचा दे राह देखती, बाकी तुम लोग जानते हो, ठीक है ना। तो कबूतर जो होता था मैसेंजर होते, यहाँ पर बादलों को उन्होंने कितना दिमाग लगाया, सोचो कि कबूतर की जगह क्यों ना बादल लिख दे, तो किताब ही लिख दिया क्या, तो मेघदूतम, ठीक है ना, तो मेघदूतम। तो दो प्रेमियों, दो बिछड़े हुए प्रेमियों की स्टोरी है क्या, तो मेघदूतम। ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो मोस्टली बच्चे, जैसे आप लोग मिस्टेक किए हो ना, मोस्टली बच्चे ये मार करके कि भाई मेघदूतम मतलब युद्ध होगा कोई कुछ, ठीक है ना, ये सब तो होने का मतलब ही नहीं, प्रेमी के पास तो कोई पहुंच ही नहीं रहा था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर बात कर ले एक महाकाव्य शिलप्पदिकारम, ठीक है ना, शिलप्पदिकारम। शिलप्पदिकारम की पूरी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है। शिलप्पदिकारम का सब्जेक्ट क्या, शिलप्पदिकारम का विषय क्या, क्या है शिलप्पदिकारम का विषय, एक कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी। ये आपके यूपीपीएसएस का क्वेश्चन था, ध्यान से समझना, ये आपके यूपीपीएसएस का, उठा करके देख लेना, यही मिलेगा, एकदम शब्द से अलाइन मिलेगा। एक कोवलन और माधवी की कहानी, दूसरा राम और सीता की प्रेम कहानी, पांडवों की कहानी, कृष्ण की कहानी। तो बताओ भाई किसकी कहानी है, किसकी कहानी है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए, किसकी कहानी है। गुड इवनिंग बच्चों, बताओ फटाफट तेज होता, बहुत बढ़िया। सच्चिदानंद गौतम ए आंसर मार्क कर रहे हैं, निधि यादव का आंसर आगे ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। राम सीता तो बिल्कुल नहीं भाई, प्यारे बच्चों, कहां राम सीता, यहां आ गए भाई। अरे राम सीता की कहानी कहां है, तो रामचरितमानस में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। यहां पर शिलप्पदिकारम तो कुछ दक्षिण भारत की कहानी होगी, तो पांडव वांडव का तो मतलब ही नहीं बनता है, कृष्ण की कहानी का मतलब ही नहीं बनता। तो कोवलन और माधवी की कहानी थी, इलंगो अधिगल ने किताब लिखी है, और इन दोनों के प्रेम की कहानी है कि कोवलन कैसे कैसे माधवी के प्रेम में पड़ जाता है और अपना सब कुछ समाप्त कर देता है, ठीक है ना। बाद में उसकी जो पत्नी थी कनगी, वो कहती है, उनका जब सब माधवी जब सब लुट जाता है इसका, तो फिर कनगी के पास जाता है, ठीक है, बड़ी बेहतरीन कहानी है। चलो अब फिलहाल तो बस इतना जान लो, इसका आंसर आपका क्या हो गया, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। शिलप्पदिकारम, शिलप्पदिकारम में कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, जो रहता था, कहां रहता था, पुकार में, पुहार में, पोहार में, पिहार में। शिलप्पदिकारम इज द स्टोरी ऑफ, ठीक है ना, मर्चेंट नेम कोवलन हु लिव, कहां रहता था वो, पुकार में, पुहार में, पोहार में, पिहार में, कहां रहता था। देखो सारे नाम मिल रहे हैं, पुकार, पुहार, पिहार में, ठीक है ना। तो इसका आंसर सारे बच्चे, हाँ एनसीईआरटी में मैंने पूरा बताया, कोई ऐसा लाइन नहीं था जो आपको छोड़ा हो, सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर क्लास देखे होगे तो आंसर आपके गलत होने की संभावना दूर दूर तक नहीं रहे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। चलो अब यहां पे बात कर ले शिलप्पदिकारम। शिलप्पदिकारम की रचना इलंगो अधिगल ने की थी, और ये कहां का, तो पुहार का रहने वाला था, कहां का, तो पुहार का। तो पुहार नामक स्थान में रहता था कौन, कोवलन नामक एक व्यापारी रहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेहरौली का लौह स्तंभ, अभी हाल ही में तो पढ़ा लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी पूरा। मेहरौली के लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है, बताओ। आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, ये अभी लास्ट में हुआ, तो थोड़े समय पहले गुप्ता डायनेस्टी हमने समुद्रगुप्त के सारे अभियान, सारे तरीके बताए थे, और बताया था मेहरौली के आयरन पे चंद्रगुप्त 2 पढ़े थे, और पूरा चंद्रगुप्त 2 की पूरी बायोग्राफी समझाई थी। इसका आंसर तो सारे बच्चों का सही आना चाहिए। मेहरौली का आयरन पिलर कहां पर है, तो दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में। किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त 2 ने। हालांकि डिस्प्यूट है, चंद्रगुप्त सेकंड ने। कौन सा राजा था, तो गुप्त वंश का, गुप्त वंश के राजा थे, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। कौन, तो मेहरौली का आयरन पिलर। कहां पर है, तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है, अच्छा दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, दिल्ली में। जब तक पूछेगा तब तक मार्क करेंगे। देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा आई थिंक ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लेते हैं। मेहरौली के आयरन पिलर की हाइट कितनी है, तो 7.2 मीटर। ये क्वेश्चन था, तो 7.2 मीटर मेहरौली के आयरन पिलर की क्या है, तो हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला और उज्जैन, तक्षशिला और उज्जैन का शासन किस क्षेत्र में था, तक्षशिला और उज्जैन का शासन किस क्षेत्र, फ्रॉम विच एरिया द तक्षशिला एंड उज्जैन रूल, तो तक्षशिला और उज्जैन का शासन किस क्षेत्र से था, पाटलिपुत्र से था, बिहार से था, दिल्ली से था, आगरा से था। तक्षशिला और उज्जैन का शासन किससे था, ठीक है ना। तक्षशिला और उज्जैन का शासन किससे था, तो तक्षशिला और उज्जैन पे जो रूल कर रहे थे वो कहां से, तो पाटलिपुत्र से। बिहार नहीं मार्क करना आपको, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या मार्क करना, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। बिहार जैसा कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, आपको आंसर मार्क करना क्या, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए, देवनागरी, संस्कृत, तमिल या ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत, तमिल, ब्राह्मी, किस में लिखे गए हैं, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए। हाँ बिहार नहीं मार्क करना बेटा, बिहार नहीं। बताएं अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो देखो अशोक के शिलालेख, पहला पॉइंट, इसके जो शिलालेख थे या इसके अभिलेख को खोजा किसने था, इसके अभिलेख को खोजा था टी फेंथलर ने। किसने खोजा था, तो टी फेंथलर ने, टी फेंथलर ने। कब, तो 1750 में। और इसको पढ़ा था किसने, पढ़ा था किसने, तो कौन पढ़ते हैं, तो जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ते हैं, तो 1837, 1837 में, ठीक है ना। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। किसमें लिखा गया, तो ब्राह्मी में। सभी का आंसर आ गया होगा, ब्राह्मी, 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 सभी का आंसर। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उस हॉल का नाम बताइए, उस हॉल का नाम बताइए जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। द नेम ऑफ द हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, मतलब उस जगह का नाम बताइए जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। मंडप में, शिखरों में, गर्भगृह में, कहां पर होते थे, पता है आपको, फटाफट तेज होता है। कहां पर लोग इकट्ठा होते, मंदिर में, मंडप में, गर्भगृह में, शिखर में, इनमें से कोई नहीं। कहां पर इकट्ठा होते, ठीक, मंडप, शिखर, गर्भगृह या नन ऑफ दिस। कहां पर लोग इकट्ठा होते थे, पूजा पाठ करते थे, कौन से प्लेस पर, हाँ ब्राह्मी और प्रकृत नहीं, प्रकृत नहीं मार्क करना, ब्राह्मी मार्क करना, ठीक। इसमें पूछा जाए तो आपको ब्राह्मी मार्क करना, ठीक है बेटा। इसमें क्या मार्क करना है, तो ब्राह्मी। अगर प्रकृत भी है, ठीक है, तो देवनागरी यहाँ पर प्रकृत तो है भी नहीं, हाँ। चलिए बताया सारे बच्चों का आंसर आ गया, आंसर आना शुरू हो गया। गुरुजी मंडप, 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 बहुत बढ़िया बच्चों, मंडप में, वेरी गुड, मंडप में, ठीक है। गर्भगृह में मेन भगवान होते थे, शिखर ऊपर वाला भाग होता था, तो उसे कहते थे शिखर और मंडप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलप्पदिकारम की रचना किसने की थी, वही क्वेश्चन जो आपको इतनी देर से बता रहे हैं। शिलप्पदिकारम की रचना किसने की थी, इलंगो अधिकल ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, शिलप्पदिकारम की रचना किसने की थी, इलंगो अधिकल ने। तो इस पे रुकेंगे नहीं, इसका आंसर सही बच्चों को बता दिया हमने, इलंगो अधिकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भगृह किसका हिस्सा माना, गर्भगृह किसका हिस्सा माना जाता है, गर्भगृह किसमें होते थे, तो स्तूप का हिस्सा होता था, चर्च का, मस्जिद का, मंदिर,
ठीक, तो गर्भगृह किसका हिस्सा है? इसका आंसर तो सारे बच्चे सही करने चाहिए। गर्भगृह किसका हिस्सा माना जाता है? बताओ फटाफट तेजी से, गर्भगृह किसका हिस्सा माना जाता था? गर्भगृह किसका हिस्सा माना जाता था? बता, स्तूप का, चर्च का, मस्जिद का, मंदिर का, किसका हिस्सा माना जाता था? ठीक, गर्भगृह किसका हिस्सा माना जाता था? ठीक, कुछ बच्चे ए आंसर, ए नहीं बेटा, गर्भगृह मंदिर। अरे भाई शिखर कहीं भी आपको देखने को मिला, शिखर कहाँ होते थे? शिखर मंदिर में होता था, ठीक है ना। शिखर कहाँ बनते हैं? स्तूप पे थोड़ी बनते हैं प्यारे बच्चों। अरे शिखर, उत्तर भारत में शिखर नहीं जानते हो प्यारे बच्चों? अरे तुम लोग इतना बड़ा गलती करोगे यार, मामला तो खराब ही कर दोगे ऐसे, ठीक है ना। ये होते थे गर्भगृह। अरे मंदिर में जहां पर जाते हो ना, बाहर में ऐसे क्या होता है, मंडप बना होता है, वहीं पे कीर्तन उर्तन करते हो ना, भगवान का कीर्तन उर्तन करते हो ना, तो उसी को मंडप कहते हैं। उसके अंदर जाओगे तो भगवान शिव जी का पूजा होता है। गांव में मंदिर है ना, गांव में, तो गांव में मंदिर होगा, आज ही जाना तो देखना, गांव में एंट्री से पहले ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ा गया होगा, थोड़ा सा ऐसे आगे जगह होता है, ठीक है ना, जहां पर लोग कथा वथा सुनते हैं, नॉर्मल कथा। अंदर वाला जहाँ भगवान होते हैं, शिव जी का शिवलिंग होता है, वहां पर उसे गर्भगृह कहते हैं। बाहर वाले को मंडप कहते हैं। ऊपर जो ऐसे बना होगा खूब बढ़िया सा, उसे शिखर कहते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा ब्लेंडर कैसे करोगे? चर्च का तो मतलब ही नहीं बनता, स्तूप का मतलब ही नहीं बनता, मस्जिद तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी ब्लेंडर बिल्कुल गलती से भी नहीं करना। ये किसका पार्ट है? तो मंदिर का पार्ट है, ठीक है ना। किसका पार्ट है? तो मंदिर का पार्ट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो टाइम हो गया क्या? अरे वाह, बस छोड़ ही रहते। चलो, तो आप में से जो भी बच्चे, अभी ये एमसीक्यू आपका जारी रहेगा, एमसीक्यू आपका जारी रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो आप में से जो भी बच्चे अभी तक एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, बेहतरीन है, शानदार, उसे डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसमें क्या मिलेंगे? तो लाइव पेड कोर्सेस मिलेंगे। इसके अलावा क्या मिलेंगे? तो फ्री सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्विजेस मिलेंगे। इसके अलावा फ्री जॉब अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर मिलेंगे, स्कॉलरशिप भी होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट आपका लाइव क्लास में टेस्ट सीरीज चलेगा, फुल लेंथ मिलेगा। इसके बाद एग्जाम के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, वीकली, डेली, मंथली करंट अफेयर्स, अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें मिलेंगी। कैसे डाउनलोड करें? हाउ डाउनलोड? तो डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एग्जामपुर टाइप करना है और फटाफट इस तरह से लोगो बन के आ जाएगा। तुरंत इंस्टॉल करो और उसमें रजिस्टर करो, सारा काम बन गया ओके, बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या। अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सी क्लास में? तो नेक्स्ट क्लास में। समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का क्लियर होगा। किसी के मन में कोई सवाल हो तो बता सकता है, ठीक। आराम से सारे बच्चे इसे दोबारा देखो अच्छे से। कल भी हम लोग एमसीक्यू पार्ट 2 करेंगे, बना हुआ है, सारे बच्चे वहां जाके लाइक कर देना ताकि आपको आसानी से वीडियोस अवेलेबल हो जाए। और ये जो आपका बैच चला है एनसीईआरटी मंत्रा बैच, ठीक है, ध्यान समझ लो, एनसीईआरटी मंत्रा बैच बेहतरीन बैच है। कौन सा? तो एनसीईआरटी मंत्रा बैच। एनसीईआरटी कौन सा बैच? तो मंत्रा बैच। ये पूरा एप्लीकेशन पे है, एनसीईआरटी मंत्रा बैच पूरा ऐप पे चलता है, ऐप पे, ठीक है ना, ऐप पे। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? तो टॉपिक वाइज पूरा आपका, टॉपिक वाइज आपके पूरे क्लासेस चलेंगे, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। और इसमें क्लास चलता है, सभी का टाइमिंग फिक्स है, मंडे से लेकर कब चलता है? मंडे टू कितना? सैटरडे तक चलता है, ठीक है ना। डेली 1 आवर्स की क्लास हर एक टीचर्स की होती है और इसमें पूरा का पूरा टॉपिक वाइज चलेगा आपका जूम क्लासेस। तो इसमें जो फीस थी वो फीस आपकी घट के, जो पहले कितना परसेंट था? तो 40% था। हम 50% जो है था वो खत्म हो चुका है। 50% का ऑप्शन क्या हो गया? तो खत्म हो गया। अब आप कोड क्या यूज करोगे? तो एनसीईआरटी क्या यूज करोगे? तो एनसीईआरटी 40 यूज करोगे। 50 यूज करोगे तो इनवैलिड बता रहा होगा, ठीक है ना। अगर दिखा जाए तो बढ़िया है, वैसे दिखेगा तो नहीं, फिर भी जो बच्चे परचेस करना चाहते हो देख लेंगे, वैसे लगेगा नहीं, 40 ही हो गया है, ठीक है। तो इसकी फीस कितनी हो गई? अब 23,999 अगेन हो गई। 1800 टीचर्स डे का ऑफर था कि 400 रुपया बच्चों को दे दो, आराम से बढ़िया सा पार्टी कर ले, पिज्जा पार्टी 400 में बेहतरीन हो जाएगी। तो सारे बच्चे बता देना क्लास कैसी रही। आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपने घर वालों का ध्यान जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।